आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात होगी अमर सिंह की, क्योंकि अमर सिंह का जो अमर प्रेम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दरअसल उन्होंने अखिलेश यादव और आजम खान पर निशाना साधा है। निशाना तो साधा, लेकिन जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो वाकई ऐसे हैं कि जिस पर तमाम लोगों को एतराज हो रहा है। कम से कम मुसलमानों को तो एतराज है, क्योंकि निशाना साधते वक्त अमर सिंह ने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि आप समाजवादी पार्टी के सदर नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी के सदर हैं। नमाज का जिक्र किस वजह से किया गया, क्या वजह थी कि इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल अमर सिंह ने किया। इन सब के बीच बात यह भी है कि क्या आज मुल्क में एक ट्रेंड बन गया है कि इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों के जो अकीदे हैं या फिर उनसे उनके जो इबादत के तरीके हैं उन पर सीधे तौर पर हमला कर दिया जाए और फिर अपनी सियासत को चमका दिया जाए। जो वो सियासत जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो रही है या डूब रही है, उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से ईंधन देने की कोशिश में क्या मुसलमानों के इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना ठीक है? इस पर हम जरा बात करेंगे। शुरू करते हैं स्पेशल एट 4। जी हां, बदलता हुआ अमर प्रेम कभी समाजवादी पार्टी के अहम रुकन मुलायम सिंह यादव के खास मुशीर के तौर पर अमर सिंह की पहचान हुआ करती थी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से, कुछ सालों से अमर सिंह के सुर बदले बदले नजर आ रही हैं। राज्यसभा रुकन अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और पार्टी के लीडर आजम खान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश को समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी का सदर बताया, जबकि आजम खान के लिए मुलायम और अखिलेश की सियासी औलाद और राक्षस लफ्ज का भी इस्तेमाल किया। सिंह ने एक वीडियो जारी करके दोनों ही लीडरान के खिलाफ जारहाना तेवर दिखाए हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। हमारे साथ मौजूद होगा एक खास पैनल। समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर और राज्यसभा रुकन अमर सिंह अब अपनी ही साबिक पार्टी के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। अमर सिंह ने एसपी के सदर अखिलेश यादव और आजम खान पर एक वीडियो जारी करके जबरदस्त हमला किया है। अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में अखिलेश पर हमला करते हुए अमर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कौमी सदर ने कहा कि विष्णु का मंदिर बनाना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, तुम्हें विष्णु का मंदिर बनाने का हक है। तुम समाजवादी पार्टी के सदर नहीं हो बल्कि नमाजवादी पार्टी के सदर हो। उन्होंने ये कहा कि अमर सिंह ऐसे आदमी को नंगा करके सड़क पर मारना चाहिए, उनकी पत्नी को टुकड़ों में काट देना चाहिए और उनकी जवान हो रही बेटियों को तेजाब फेंकना चाहिए। जवान हो रही बेटियों से उनका क्या मतलब था? या राक्षस, या अधम, या नराधम, या नीच। और मैं कहना चाहता हूं, कल रक्षाबंधन थी और ये मुझे अंकल कहता है अखिलेश, तो ये अंकल कहता है तो उसकी बहनें हुई। उसने अपने पाले हुए कुकुर मुत्ते आजम खान के हाथ अपनी बहनों के दिन, रक्षाबंधन के दिन, तेजाब फेंकवाया है। मैं इसको साफ देता हूं कि यह राजनीति में कभी पनप नहीं सकता। यह राजनीति में कभी पनप नहीं सकता। इसका विवाह मैंने कराया, इसको पढ़ाया मैंने, इस सांप को दूध पिलाने का मैं पश्चाताप करूं। अमर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को भी निशाने पर लिया। अमर सिंह ने कहा कि तुम्हारे वालिद के बनाए हुए सियासी बेटे मोहम्मद आजम खान ने बयान दिया है कि अमर सिंह जैसे लोगों को काटना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने आजम खान पर एक के बाद एक कई निशाने लगाए। झूठा, मक्कार, लबरा यह कह रहा है कि हमने नहीं कहा है। हमारे पास वीडियो है और उस वीडियो को मैं कल लखनऊ में ले जाकर के दिखा रहा हूं एलईडी टीवी पर। और उसके बाद मैं जाऊंगा रामपुर और कहूंगा कि बकरीद में तुम बकरा नहीं काट पाए होगे, मैं हूं। अगर तुमने अपने बाप की औलाद हो तो मुझे काट के दिखाओ। साबिक एसपी लीडर ने अखिलेश के घर वालों पर किए गए एहसानों को गिनाते हुए कहा कि जब उनके कुनबे पर मुसीबत आई तो उन्हें देखने तक कोई नहीं आया। ऐसे धृतराष्ट्र को भी इज्जत नहीं मिली थी। जब वो जीवित थे, सारी सत्ता दुर्योधन दुशासन को दे दिया था, तो उनको इज्जत नहीं मिली। उनके सामने जो है घर की बहुओं को नंगा किया गया और
सिंघानिया को भी इज्जत नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ गौतम सिंघानिया को दे दिया। तो इतिहास में चौधरी चरण सिंह को इज्जत मिली, चंद्रशेखर को जीने पर भी और मरने पर भी इज्जत मिली, करुणानिधि को जीने और मरने पर भी इज्जत मिली, बादल जी को अभी इज्जत मिल रही है और भगवान उन्हें लंबी आयुष दे, बाद में भी इज्जत मिलेगी। लेकिन मुलायम सिंह पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन करके, आंखों में काली पट्टी बांधकर आजम खान और राम गोपाल और अखिलेश के चक्कर में पड़ करके अपनी सारी सत्ता इन्होंने सौंप दी, इनको इज्जत कहाँ मिलेगी। अमर सिंह ने मजीद कहा कि इन अल्फाज के लिए अगर उन्हें फिरका परस्ती का तमगा मिलता है तो ये उनके लिए फख्र की बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि अचानक इस तरह से समाजवादी पार्टी को नमाजवादी और आजम खान को खिलजी या गजनवी की नस्ल का बताकर अमर सिंह क्या साबित करना चाहते हैं। इस्लाम के अहम रुकन नमाज को किसी सियासी पार्टी के नाम के साथ जोड़कर वो किस तरह की सियासत कर रहे हैं? क्या वो खुलकर इस बात की हिमायत में उतर आए हैं कि 2019 हिंदू मुसलमान के नाम पर ही लड़ा जाएगा? आखिर अपने इन बयानात से वो किन लोगों को खुश करना चाहते हैं? शायद आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब आपको मिल जाए, क्योंकि मौसम इंतखाबात का है और इस मौसम में किसी का दुश्मन बनना और किसी से दोस्ती करना आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हो सकता है कि अमर सिंह अखिलेश यादव से नाराज हों, यह भी हो सकता है कि वो जो आजम खान हैं उनसे भी बहुत ज्यादा नाराजगी हो उनकी। मुलायम सिंह यादव का इस वक्त जो सियासी कद है उसको देख करके उन्हें तकलीफ हो सकती है, लेकिन इन सब के बाद भी क्या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल अमर सिंह को करना चाहिए था? और ये किस तरह का ट्रेंड है कि जब अपनी सियासत को चमकाना हो तो या फिर मुसलमानों की नमाज पर आप हमला कर दीजिए या फिर गाय के नाम पर उन पर हमला कर दीजिए, किसी भी तरह से। क्या आज के वक्त में ऐसा है कि मुसलमान तबका जो है वो वाकई डरा हुआ है और उसको और ज्यादा डराने की इन्हीं तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, और ये क्या ठीक है? इन सब के बीच बात ये भी है कि जो अमर सिंह का ये स्टैंड है, क्या ये कुछ इशारा कर रहा है? क्या वो किसी खास सियासी पार्टी को खुश करना चाहते हैं? क्या वो 2019 में भी एक सियासी गेम प्लेयर बनकर के उभरने की कोशिश में है? ये तमाम सवाल हैं, इन पर हम जरा बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी लीडर अशोक ठाकुर जी हैं। इसके अलावा बीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं नईम अब्बास साहब। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो समाजवादी पार्टी से राघवेंद्र दुबे जी मौजूद हैं और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और राघवेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। जिस तरह से आपने देखा कि अमर सिंह ने ये जो हमला किया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और गुस्सा उनका आपने देखा इस वीडियो में भी जो वो बयां कर रहे हैं। आपका पुराना ताल्लुक रहा है अमर सिंह से और अभी भी गाहे बगाहे तमाम तरह के प्रोग्राम से मुलाकात हो जाती है। किस तरह की नाराजगी है और इस तरह की नाराजगी क्या आपके लिए आने वाले वक्त में मुसीबत खड़ी कर सकती है? क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत एहसान किए उन्होंने समाजवादी पार्टी कुनबे पर। देखिए, बिल्कुल नहीं, इनकी नाराजगी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत पैदा समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि ये कभी एक मैनेजर हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब ये राष्ट्रीय कई पार्टियों में रहे, कांग्रेस में रहे, राष्ट्रीय लोकदल में रहे, इसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी बनाई। तो राष्ट्रीय लोकदल से जब लड़े थे फतेहपुर सीकरी से तो 24,145 ऐसे कुछ वोट मिले थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी वहां पर। तो उस तरीके से तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो इनकी भाषा है वो मर्यादाहीन और सीधा भाषा ये इंगित कर रही है कि किस तरीके से योगी जी और मोदी जी के जो वो कसीदे पढ़ रहे हैं उनको खुश करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जो उन्होंने भाषा कभी नेताजी के लिए, कभी उनके सम्मान में जो कसीदे पढ़ते थे, कभी वो अखिलेश के सम्मान में जो कसीदे पढ़ते थे, आज इस तरीके से तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं कि जो राजनीतिक स्तर पर हम कहते हैं कि मर्यादाहीन
हीन है। राघवेंद्र जी, ये नाराजगी है, नाराजगी के पीछे वजह होती है जी। वजह तो होगी, बिना वजह के ही तो इस तरह से वीडियो जारी करके नाराज नहीं हो रहे हैं। उस वजह को तलाशने की कोशिश किया आपने? जी जी, देखिए वजह तो ये भी हो सकती है कि जहां उनको इतना बड़ा सम्मान मिल गया था समाजवादी पार्टी में, जहां नेताजी ने और अखिलेश जी ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया, उनको अंकल कहा और नेताजी ने उनको बताया, तो मतलब नेताजी ने नंबर 2 की हैसियत दे दी थी समाजवादी पार्टी में। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सम्मान नहीं किया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। आज स्थिति उनकी ये है कि कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं के नहीं बचे। अब वो कहीं के नहीं बचे और उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो लाइमलाइट में आने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। नहीं, मैं बात साहब, क्या ये टोटली सिर्फ और सिर्फ लोगों का रुझान अपनी तरफ खींचने के लिए, उनकी तवज्जो मरकूज करने के लिए दिया गया बयान है? इसके पीछे की कोई वजह नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई नाराजगी के पीछे रीजन नहीं है? सऊद भाई, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि अमर सिंह जो हैं, उनके अभी भी गुर्दे जो है ट्रांसप्लांट हुए हैं, आपको मालूम है, सभी को मालूम है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो किसी संघ विचारक के तो गुर्दे उनके उसके अंदर ट्रांसप्लांट तो नहीं हो गए, जो उसका खून जो है इस तरीके से तब्दीली होता जा रहा है, क्योंकि संघ के ही विचार रहे हैं ये। जो पहले भी आपने देखा, संघ भी इसी तरीके की विचारधारा रखता है और अमर सिंह भी इसी तरीके की विचारधारा आज रख रहे हैं। आप ये देखिए कि ऐसा देखिए जिस तरीके से नमाज के बारे में कहा गया, नमाज के बारे में जानते क्या है वो, नमाज को समझते क्या है, नमाज के बारे में उन्हें एबीसीडी भी नहीं पता है कि नमाज क्या चीज है। और नमाज के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि नमाजवादी। सर आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। सर आप मुझे बताइए ना, मैं बताने जा रहा हूँ। क्या गलत कहा जरा? संघ भी तो ऐसी विचारधारा रखता है, संघ भी तो इसी तरीके की विचारधारा रखता है। इससे पहले मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। देखिए मैं अमर सिंह पे बोल रहा हूँ, दर्द हो रहा है ठाकुर साहब को, यही चीज तो दिखाना चाह रहा हूँ, यही चीज तो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो विचारधारा बीजेपी और संघ की हो सकती है और किसी की विचारधारा नहीं है। आप मुझे ये बताइए ठाकुर साहब, ये सच कहा उन्होंने क्या नमाज के लिए सही बोला? हमने कभी किसी पूजा के लिए गलत कहा? आप जानो नहीं गलत बात, लेकिन आप संघ के बारे में गलत बोल रहे हैं। देखिए संघ ने भी इससे पहले विचारधारा रखी है इस तरीके की। संघ ने क्या गलत कहा? आप मुझे संदर्भ बताइए। आप मैं बताने जा रहा हूं, ऐसे कहने से क्या होता है? अरे ठाकुर साहब बोलने दीजिए ना। नहीं, क्या गलत कहा बताए ना। सुन तो लीजिए ना। सारे नेता, अरे दर्द तो देखिए कितना दर्द हो रहा है, दर्द देखिए कितना दर्द हो रहा है बीजेपी के प्रवक्ता को, बीजेपी के प्रवक्ता को इतना दर्द हो रहा है। क्योंकि जब मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक सभा में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अमर सिंह को कहते हुए बोला कि अमर सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, वो समाजवादी को और विपक्षी पार्टियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वही तो एक तरीके से उकसाने वाला बयान हो गया। उनको जो बताया जा रहा है कि आपको यहां तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर अमर सिंह इतने भले बाती हैं तो पहले वो राज्यसभा का पद छोड़े जो समाजवादी पार्टी से उनको मिला हुआ है, और फिर आप उनको भेजिए, बीजेपी भेजे उनको। लेकिन आप करवाने वाले तो आप ही के पीछे हैं ना सर। बात कर रहे हो? देखिए मैं आपकी बात ये तो कर रहा हूं, आपके घर का झगड़ा है, आप हमसे क्यों बात कर रहे हो? झगड़ा है, हमारा क्या लेना देना है? उकसाने वाले आप लोग हो। आप आपस में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है कि यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बैठे अमर सिंह जी, वो सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं, सबकी बात भली बात ही जानते हैं। तो इसका मतलब ये इशारातन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और तब उन्होंने बोला, अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये अमर सिंह जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अशोक ठाकुर जी, दर्द मैं बोल रहा हूं, दर्द उनको हो रहा है। कहीं एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है अमर सिंह को, और इसी वजह से आप देखिए चाहे राघवेंद्र दुबे जी हो या फिर नईम अब्बास साहब हो, इस पर आकर के वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आग लगाने की या चिंगारी लगाने की कोशिश है वो आपकी तरफ से ही कहा जा रहा है। देखिए साहब, हमारी तरफ से उनसे हमारा ना तो कोई नाता है ना कोई संबंध है। वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से पूरा जीवन उनके साथ रहे। ठाकुर साहब ये भी कह दीजिए कि आगे भी कोई नाता नहीं रहेगा उनसे। आप जिम्मेदारी लेते हुए कहीं आगे भी उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक इस्लाम के ऊपर जो है उंगली उठाई है। सुन लो एक, आपने उन्होंने नमाज के ऊपर उंगली उठाई है, आप लिख के दे, आप अपने जिम्मेदारी बयान दीजिए। नहीं मैं बात साहब, ठीक है ठीक है अशोक जी आपका जवाब आए, लेकिन क्या वाकई नमाजवादी कहना या नमाज के ऊपर उन्होंने इस तरह का तबसरा क्या आपको लगता है कि ये करना ठीक था? मैं आपसे क्या कह रहा हूं साहब, नहीं मेरा इस सवाल का जवाब आप दीजिए। समाजवादी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति रहा हो, सुन लो, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई रहा हो तो उसके बाद उससे हम क्या अपेक्षा करें? मैं समझता हूं वो इससे ज्यादा खराब बोल ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री अपेक्षा कर सकते हैं। अरे ठाकुर साहब आप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं, मतलब अरे कमाल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो? सही बोल रहे हैं।
इशारा कर सकते हैं, जो गंदे से गंदे लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने गलती से रेप कर लिया तो कोई बात नहीं। अरे तो आपके कहते हैं आपके तो विधायक रेप कर रहे हैं, आपके विधायक रेप कर रहे हैं, आपके तो विधायक रेप कर रहे हैं। अरे हमारे किसी विधायक ने रेप नहीं किया। ठाकुर साहब आपके विधायक, अरे हमारे आप कमाल कर रहे हैं, आपके विधायक रेप कर रहे हैं, आपके कई मंत्रियों राघवेंद्र जी, आपके विधायक रेप करते हैं। नईम साहब और राघवेंद्र जी, अशोक जी मैं आ रहा हूं, चलिए ठीक है अशोक जी आप किसी के ऊपर ठीक है, समाजवादी पार्टी के हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सियासतदान होने के नाते अशोक जी आपसे ये जवाब चाह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने नमाज का जिक्र किया, नमाजवादी करार दिया, नमाज तो सबसे अहम फरीजा है इस्लाम का और मुसलमान इसको लेकर के बहुत संजीदा रहता है। क्या इस तरीके से हल्के में इस तरीके से बात कहना या इस तरीके से नमाज पर तबसरा करना आपको ठीक लगता है? क्या उससे बचना नहीं चाहिए था? मैंने आपको स्पष्ट कहा, समाजवादी संस्कृति में पलने पढ़ने और बसने वाले नरेश अग्रवाल भाषा का नरेश अग्रवाल के गले में आप ही हार डाल रहे हैं। किसी की भावनाओं की कदर नरेश अग्रवाल के गले में आप हार डाल रहे हैं। नरेश अग्रवाल ने क्या बोला था? नरेश अग्रवाल का बता दीजिए। मुसलमानों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। आपका जवाब दे दीजिए। आपके सांसद कितने कांग्रेस आपका जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, मुसलमानों के आप ही नमाज को बीच में लाना जायज था क्या? आप छोड़ दीजिए, इसका नमाज को बीच में लाना जायज था? अपेक्षा नहीं कर सकते। आप मुझे जवाब दीजिए ना, हमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इसी बात पे है। ये नमाजवादी का क्या है? आप इसका जवाब दीजिए ना। जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटकर सत्ता करने वाले लोग हैं, इनसे अच्छी भाषा का आप अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, अमलेंदु जी ठीक है, अल्फाज गलत हो सकते हैं, जिस तरीके की उन्होंने बात की वो गलत हो सकती है, नमाज को शामिल करना वाकई गलत है और इस पर ऐतराज है, मुस्लिम तबके को तो ऐतराज है ही है, लेकिन इन सब के पीछे पॉलिटिकल एंगल क्या है सर, क्या देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा अपना खुद का मानना है कि मुलायम सिंह जी ने अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ी गलती की तो अमर सिंह को साथ लेने की और अखिलेश यादव ने जिंदगी में कोई सबसे अच्छा काम किया तो अमर सिंह को बाहर निकालने का काम किया। लेकिन अमर सिंह तो ये कहते हैं कि बहुत एहसान है समाजवादी कुनबे पर उनके, और आज समाजवादी जिस पोजीशन में सिर्फ उन्हीं की वजह से है। और राघवेंद्र जी भी कह रहे हैं कि वो मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट तो शायद उन्होंने अच्छा किया। नहीं तो मैनेजर थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अमर सिंह जी को भी अपनी हैसियत के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो अच्छे मैनेजर हैं। मैनेजर के अलावा वो राजनेता नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये उनको भी जानकारी है। वो अपनी हैसियत कई बार नाप भी चुके हैं कि वो अच्छे नेता नहीं है और नेता हो भी नहीं सकते। लेकिन मेरा जो सवाल है सर, कितना पॉलिटिकल एंगल इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल एंगल यही है कि इस तरीके के टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं वो कर रहे हैं। अब कौन विरोधी है ये समाजवादी पार्टी वाले बता देंगे कौन विरोधी है, वही इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद वो अपने उसमें कामयाब भी हो गए। तो क्या अमर सिंह इतने नासमझ हैं कि वो एक टूल बन जा रहे हैं? नहीं, अमर सिंह नासमझ नहीं है, अमर सिंह बहुत होशियार हैं। अमर सिंह इस तरीके से सबका इस्तेमाल करते रहे। वो इस्तेमाल होकर के भी खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो इस्तेमाल होते कम है, इस्तेमाल करते ज्यादा है। वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वो हो नहीं रहे इस्तेमाल। आप लोगों को लगता है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हो नहीं रहे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अमर सिंह इस समय देखिए बिल्कुल बैकफुट पे आ गए हैं। जो समाजवादी पार्टी में उनकी हैसियत थी वो कहीं उनकी बन नहीं सकती। जो काम उनको वहां सौंपे जाते हैं समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी उनको वो काम क्यों सौंपेगी? तमाम लोग हैं उस तरीके काम करने वाले, लंबी एक फौज है उस तरीके काम करने वालों की। तो अमर सिंह की वो हैसियत वहां नहीं बन सकती। तो अमर सिंह जी अब ये देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके लोग अच्छे जगह पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि ठीक है, मैं भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके पहुंचता हूं। अब आप अमर सिंह जी के आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले के बयानों को उठाकर देख लीजिए तो वो ठीक इसके उलट होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अमर सिंह जी का अपना जो राजनीतिक चरित्र है, स्कोप तलाश रहे अमर सिंह? नहीं, बिल्कुल इसको तलाश है। देखिए, राज्यसभा का टर्म खत्म होने वाला है, उनको अब बिना सत्ता के अमर सिंह जी रह नहीं सकते। और मुलायम सिंह जी ने उनको अपनी बात जल्दी से ले लूं कि नमाज की बात उन्होंने जिस तरह से की, नमाजवादी करार दिया, क्या ये ठीक है इस तरह से मजहबी अल्फाज का इस्तेमाल करके और एक पूरे तबके पर कहीं ना कहीं उनकी अकीदे पर इस तरह से ठेस पहुंचाना उसको?
देखिए, ऐसे तमाम अमर सिंह इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अच्छा। मैं तो ये कहूंगा, और अगर हम लोग गंभीरता से लेंगे तो इसका मतलब कि वो अपना काम कर रहे हैं बखूबी, कामयाब हो रहे हैं। कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ख्वाजा सर, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत अच्छी तरीके से मुल्क की सियासत को भी समझते हैं और बहुत अच्छी तरीके से, बारीक तरीके से आप इस पर नजर रखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के सालों में हम देखिए, तलाक हो गया, हलाला हो गया, निकाह हो गया, अजान हो गया, और अब नमाज, क्या ये चलन बन गया है सर? और अगर चलन है तो कितना सही, कितना गलत? देखिए सऊद साहब, हमारा मुल्क जो है वो तहजीब के लिए जाना जाता है, जिसको हम संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, और मैं ये बात मुतवातिर कई साल से कह रहा हूं कि हम सबको अपनी जुबान पे काबू नहीं रहा। इसमें सब शामिल है, कम और ज्यादा की बात हो सकती है। हम समाज की जो सेंसिटिविटीज है, जो हसासियत है, मैं समाज की जब बात कर रहा हूं तो मैं तमाम समाजों की बात कर रहा हूं, तमाम मजहबों की बात कर रहा हूं। और आप देखिए, कभी किसी ने किसी मजहब के बारे में नीचे उतरकर कोई बात कही है, कभी किसी ने कही है। जस्टिफाई कोई बात भी इस तरह की नहीं की जा सकती। अब ये जो बात इस वक्त ये इन्होंने अमर सिंह ने जो बात कही है, अमर सिंह सीजन्ड पॉलिटिशियन है। अमर सिंह की 20 साल जिंदगी में उन्होंने क्या जुबान बोली है, मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम तहजीब के बारे में, रमजान के बारे में, नमाज के बारे में, इबादत के बारे में, अगर आप निकाल के उनके रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको वो आधे मौलवी मालूम होंगे। बेशक मैं इस बात से इत्तेफाक ठीक है, लेकिन आज किस वजह से, किस पसे मंजर में, किस मजबूरी में या किस लालच में उन्होंने इस जुबान का इस्तेमाल किया है। नमाज, क्या नमाज कोई गुनाह है? क्या नमाज कोई जुर्म है? आप मुझे बताइए, क्या नमाज पढ़ना कोई पाप है? क्या आप जो कह रहे हैं कि साहब नमाजवादी पार्टी हो गई? समझ लीजिए, हिंदुस्तान भी समझ ले, हमारे भाई भी समझ ले, और तमाम जो नाजरीन है वो समझ ले। देखिए, इस्लाम में नमाज दूसरा सबसे बड़ा रुकन है, और नमाज को स्वर्ग की, जन्नत की कुंजी बताया गया है। और वो चीज जिस पर के पूरा इस्लाम और उसकी बुनियाद टिकी हुई है, उस पर इस तरीके से उसका इस्तेमाल करना ये कंडेमनेबल तो है ही, लेकिन मेरे जैसे शख्स के लिए, मैं उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता जिस रास्ते को अमर सिंह ने इख्तियार किया। ये मेरे हिंदुस्तानी मुहज्जब माशरे के लिए, अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज के लोगों के लिए, किसी को भी ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। और इसी का नाम हिंदुस्तान है। आप हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की तहजीब को छीनने का जो काम आजकल हो रहा है, हर चीज को हिंदू और मुसलमान बना दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, भाई हिंदू कहाँ जाएगा, मुसलमान कहाँ जाएगा? इस मुल्क की जो 132 करोड़ की आबादी है, इस हम सब ने यही रहना है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा है। और हमें सऊद साहब मैं ये कह दूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि वक्ती फायदों के लिए हम ऐसी दरारें आपस में न पैदा करें, आपस में ऐसी दूरियां पैदा न करें जो आगे चल के हम सब के लिए मुश्किल वक्ती नहीं बल्कि सिर्फ सियासी फायदा। क्योंकि जब हम समाज में निचले सतह पर आते हैं तो हम देखते हैं कि भाईचारगी और हमआहंगी कायम है। 1-2 लिंचिंग की वारदातें हो जाती हैं, लेकिन अभी देखिए कितनी परेशानी हुई केरल में, लेकिन वहां पर नमाज के लिए चर्च खुल गए, वहां पर मंदिर का हॉल नमाज के लिए खोल दिया गया, वहां पर जो तमाम मदरसे हैं, वहां पर तमाम जो हिंदू मज़ाहिब के लोग हैं वो आ गए। कश्मीर में इससे पहले जब बाढ़ आई थी तो वहां पर जो तमाम तरह के गुरुकुल चलते थे, वहां पर मुस्लिम तबके के लोग वहां पर आगे आए और उन लोगों ने अपने हिंदू भाइयों की दिल खोलकर मदद की। जमीनी सतह पर तो हमआहंगी है, सियासी सतह पर उसको बांटने की कोशिश हो। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि हमें किसी की भी बुराई करते वक्त जो है जुबान पे लगाम रखना चाहिए, एहतियात से काम। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उसमें वहां उतरा हुआ नहीं है। ठीक है, लिहाजा हमें अपनी जुबान के मामले में ये हमेशा ये एहतियात रखनी चाहिए कि हम ऐसी जुबान इस्तेमाल न करें जिससे दिल खराशी हो, जिससे किसी का जज्बात मौजूद होते हो। आज केरला के अंदर जो है, अब आप देख लीजिए, तब पॉलिटिकल पार्टीज भी काम कर रही है, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, आरएसएस भी काम कर रही है। बेशक कर रही है, कर रही है। अब क्या मैं उसको नकार दूं कि वो काम नहीं कर रही है? ये अच्छी बात है। हमें ये हमारी तहजीब ये है कि देखिए, जो जितना अच्छा कर रहा है, जो अच्छाई की तरफ है, अच्छाई को अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो बुराई उसी से दूर होगी।
अमरिंदर जी, मैं इस पर चाहूंगा कि आपका कमेंट आए कि जिस तरीके से आज एक दौर शुरू हो गया है इस तरह के अल्फाज को बीच में ला करके हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके अपनी सियासत को चमकाने का, और जो हाशिए पर है, अभी हम बुक्कल नवाब साहब को देख ले, वो भी बहुत नजदीक हुआ करते थे, अब वो गाय को माता से बहन बना रही हैं, और उसके अलावा भी हम देख ले वसीम रिजवी साहब को, उनकी फितरत से हर कोई वाकिफ है, अब वही फितरत जो है वो अमर सिंह अख्तियार कर रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात कही। आखिर सवाल ये है कि जो लोग कहीं से भी निकल के जाता है उस खेमे में, वो यही भाषा इस्तेमाल क्यों करता है? तमाम लोगों को आप देख लीजिए, मतलब सिर्फ अमर सिंह का सवाल नहीं, सिर्फ बुक्कल नवाब का सवाल नहीं, सिर्फ वसीम रिजवी का सवाल नहीं, तमाम और लोग भी जो पहले भी गए हैं दक्षपंथी खेमे में, वो सब इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जो कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो वो ज्यादा प्याज खाते हैं। मतलब अनंत कुमार हेगड़े कम बोलते हैं, अमर सिंह ज्यादा बोलते हैं। तो ये जो स्थिति है, असल में लोगों को लगता ये है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जस्टिफाई करने की कोशिश, नहीं जस्टिफाई नहीं होती है। वो देखते हैं ना कि दयाशंकर सिंह को इनाम मिला मायावती जी के ऊपर गलत टिप्पणी करने का, वो देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी को गलत टिप्पणी करने का इनाम मिल रहा है, तो वो देखते हैं कि इस तरीके का इनाम मिलता है तो हमें भी यहाँ इनाम मिलना चाहिए। अब ये भूल जाते भैया, आप बाद में इनाम लेने के लिए आए हो, पहले वहां और लोग लाइन में लगे हुए इनाम लेने के लिए, आपसे बड़े लोग दरी उठाने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी उन्होंने वहां अपनी जाया कर दी। जिन लोगों को भी कुछ नहीं मिल पाया है, तो पहले उनको इनाम मिलेगा कि पहले आपको इनाम मिलेगा? तो अब भैया थोड़ा अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। ठीक है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें होती हैं। इन लोगों को फायदा तो पहुंच रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहुंच रहा। अगर वसीम रिजवी की आप बात करें तो वसीम रिजवी पे मेरे ख्याल से हजारों करप्शन के मामले दर्ज हैं, लेकिन वो अरेस्ट मैं इसी पर आ रहा था आपके पास कि क्या वाकई इनाम दिया जाता है? सबसे पहले बुक्कल नवाब की बिल्डिंगें टूट रही थी, उसकी बिल्डिंगें नहीं टूट रही आज की डेट में। तो इनके हाथ तो जितना भी लोग गाली गुप्पड़ करके आ जाते हैं, गंगा में नहा लेते हैं, जैसे बीजेपी में आ जाते हैं, बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। और जब तक उनके ऊपर तलवार लटकी रही, उनसे जो भी वो उल्टा सीधा बोलते रहे, जब तक वो बुरे थे, आज जब उनके खेमे में आके खड़े हो गए तो बिल्कुल दूध से धुले हुए हो गए, पवित्र हो गए, गंगा में डुबकी लगा ली, सारा काम ही हो गया है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप देखिए सऊद भाई, नहीं बल्कि नवाजा जा रहा है, बताइए ना कि उनको तो फायदा पहुंच रहा है ना कहीं से। कार्रवाई तो दूर की बात है कि चलिए ठीक है, एक तरह से ऐसा हो गया कि भाई ठीक है, खामोशी अख्तियार कर ली गई, लेकिन क्या उन्हें इजाजत से नवाजा भी जाता है, कुछ इनामात दिए जाते हैं, ऐसा आप भी देख रहे हैं क्या? बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, उनको तो इनाम मिलता है, मिल ही रहा है, सब कुछ मिल। देखिए, अगर वसीम रिजवी अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं तो वो इनाम है वसीम रिजवी का। आप बुक्कल नवाब को अगर देख रहे हो, बुक्कल नवाब को एमएलसी किस बिना पे मिली, आप मुझे बताइए। अच्छा, बुक्कल नवाब जो जा रहे हैं आज की डेट में, बताइए, माता को बहन बना दिया उन्होंने और किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी ने एतराज किया। तो क्या एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करती है बीजेपी और हर किसी को टूल की तरह इस्तेमाल करती है, और उसके बाद माता को बहन बना दिया गया भी और कोई एतराज नहीं कर रहा, कहीं तमाम चीजों में मुलव्विस हो, बीजेपी में आने के बाद उसके सारे गुनाह पाक हो जाते हैं। इसका जवाब लूंगा मैं अशोक जी आपसे, लेकिन अमर सिंह ने जो बयान दिया वो तो अलग, जिस तरीके से वो अपने नाराजगी जाहिर कर रहे थे अखिलेश यादव को लेकर के, आजम खान को लेकर के, मुलायम सिंह यादव को लेकर के, ठीक है, वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन क्या नमाजवादी पार्टी कह करके वो कुछ इशारा करना चाह रहे थे? क्या इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमका रहे हैं? क्या नमाज के बारे में अमर सिंह या उन जैसे लोगों को जरा भी जानकारी है कि किस शिद्दत के साथ मुसलमान इसको लेता है और कितना अहम फरीजा है ये मुसलमान के लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नमाजवादी पार्टी का सदर कहने का मतलब उनका यह है कि नमाज किसी तरह का गुनाह है? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए हम इस पर आज बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह तलाक, हलाला, नमाज, अजान, इन अल्फाज के इस्तेमाल करके अपनी सियासत को चमकाने की जो एक कोशिश हो रही है और एक ट्रेंड चल रहा है, वो कितना सही है? नईम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, नहीं माफ कीजिएगा, मैं आपके पास नहीं, अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। जो तमाम तरह की बातें आपके लिए की जा रही हैं कि आप हाशिए में पड़े हुए नेताओं को और उसके बाद उन्हें एजाजात से भी नवाजते हैं, बुक्कल नवाब भी उनमें, वसीम रिजवी भी हैं, और अब अमर सिंह खुद। साहब, मुझे दो बात कहनी है यहाँ पर जी। देखिए, पहली बात तो ये हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे इबादत हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे पूजा हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, ये सब मनुष्य की आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, और इनके मामले में किसी को कुछ भी बोलना चाहिए तो सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों के बहुत गहरे मन में बड़ा गहरे घाव हो जाते हैं।
ये मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर बहुत सावधानी के साथ लोगों को बोलना चाहिए। पर जैसा कि यानी एक तरह से आप कंडेम कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन अमर सिंह को ठीक अमर सिंह को नहीं बोलना चाहिए। राजनीतिक भाषा है, जैसी राहुल गांधी जी अभी विदेश में जाकर बोल रहे हैं, दुनिया के सामने जो अनर्गल बातें कर रहे हैं और गंदगी बक रहे हैं, उस पर मैं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक स्तर गिर गया है लोगों का। ठाकुर साहब भूल गए जो मोदी जी ने जाके भाषण दूसरे देशों में दिए हैं, उसको भी याद कर लीजिए। सुन लीजिए, मोदी जी ने जब नोटबंदी करी उसके बाद बाहर जाकर के उन्होंने कहा कि हमने अपनी करेंसी को सुहा कर दिया, अब देखते हैं क्या होगा। वो किसने जाके बयान दिया था? वो भी तो मोदी, वो भी तो उसके लिए भी कंडम कीजिए। उनकी बात आ जाए। अशोक जी मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। अच्छा, तो मेरा कहना यह है कि ये आज का एक मुझे लगता है कि ट्रेंड बन गया है और राजनीतिक लोग जो है, कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों के लिए राजनीति करते हैं और जो स्वार्थ लेकिन इल्जाम देखिए अशोक जी यही लग रहा है ना कि जो आप स्वार्थ एक यहाँ देखिए स्वार्थ की बात कर रहे हैं, फायदे की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक बात कौन है बड़ी स्पष्ट हो रही है। आप ही पर इल्जाम लग रहा है, इससे पहले इसीलिए मैं जवाब ले रहा हूँ। पिछले 15-20 वर्षों से मुलायम सिंह यादव अमर सिंह जी को यूज करते रहे, अमर सिंह जी मुलायम जी को यूज करते रहे। दोनों स्वार्थी थे, अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे का प्रयोग करते रहे। अब दोनों का प्रयोग खत्म हो गया, तीसरा आदमी बीच में आ गया तो दोनों की सार्थकता खत्म हो गई है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तीसरा आदमी बीच में आ गया। तो तीसरा आदमी बता दो सर कौन सा है? हाँ, अमर सिंह। तीसरा आदमी तो बताओ ठाकुर साहब। मैं बता रहा हूँ, बताइए सर। एक तीसरे आदमी है अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव क्या बात कर ये अखिलेश यादव जब ठाकुर साहब मैं सलाम करता हूँ आपकी कसम से, शब्दों से कैसे खेला जाता है वो आप जानते हैं। अच्छी बात है, सलाम करता हूँ, लीडर है वो। मतलब आपने सही कहा। देखिए तीसरा आदमी तो वो तो हो ही नहीं सकता, एक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी। ठीक है, अशोक जी की बात बीजेपी है। अशोक जी की अशोक जी ने वो तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी की कि उन्होंने अच्छे कर्म। अखिलेश जी बीच में आए तो अखिलेश जी ने नहीं देखिए एक ही पार्टी से जुड़े हुए आदमी को आप तीसरी पार्टी नहीं बना सकते। तीसरी पार्टी अगर है देखने का तरीका है, क्यों नहीं बना सकते? वो अपने हिसाब से देख सकते हो और बता सकते हो। अशोक जी आपको आनंद आएगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी। अखिलेश आए वो स्वार्थ में दोनों के बाप निकले। आप समझना इस बात को, दोनों के बाप निकले, इसको भी लात मारी उसको भी लात मारी। अब वहां पर तो स्वार्थी लोगों का समूह है। अब देखिए हमारे समाजवादी पार्टी की और जो साथी प्रवक्ता यहाँ पर है, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने थे वो अपवित्र थे और भाजपा में जाकर पवित्र हो गए, गंगा स्नान कर। अपनी बात कह रहे हैं। एक बात तो स्वीकार करिए, इनके अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के कितने लोग सांसद हैं आपके में? देखिए आप ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं आप मान रहे हैं। अच्छा ये आप पश्चिम बंगाल से लेकर लेकिन अशोक जी पश्चिम बंगाल ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, आप आपके लिए अपवित्र थे में आकर के पवित्र हो जाते हैं, ये तो सब जान रहा है। मैं पूरी बात कर रहा हूँ अशोक जी है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कूड़ेदान है दुनिया भर। अशोक जी ठीक है, मैं बात पूरी ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूँ। हम अपना क्या मानना है उसको बाद में बताता हूँ, पहले जो उनका समझना है वो बताता हूँ। इन्होंने कम से कम ये स्वीकार किया कि इनके यहाँ पवित्र नाम जो मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है सर, इस पर ही आकर के हम महसूस ना हो जाए, इसी पर आकर लेकिन हम क्या समझते हैं वो सुन लो। ठीक, हम क्या समझते हैं वो सुन। हम ये समझते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में कोई अच्छे लोग जरूर हैं, वो ठीक है मजबूरियों में दबे कुचले बेचारे वहां फंसे रहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता तो बाहर निकलते हैं। अशोक जी अमर सिंह भी अब अच्छे हो रहे हैं, इन फ्यूचर जो है वो और अच्छे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भी अच्छे लोग निकल कर आए जो वहां पर अपनी ठीक है। वो तो देखिए अशोक जी ये बात कही जाती है कि आप कांग्रेस मुक्त करें ना करें, लेकिन कांग्रेस मैं जरूर कर लेंगे बीजेपी को, ये बात कही जाती है। आप आगे सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले ये बात उनको स्पष्ट तौर पर समझा दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, यही बात हो गई। अनुशासन उनको पवित्र करके जो है वो करे जाता है, शुद्धिकरण कर दिया, अनुशासन का पालन करने वाली पार्टी है। और यहाँ पर आने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के साथ और हमारे विचारों के साथ समझ। ठीक अच्छी बात है, लेकिन सर यही आप ये नहीं समझा पाते हैं भुक्कल नवाब जैसे लोगों को, जो आ रहा हूँ भुक्कल नवाब जैसे लोगों को आप ये नहीं समझा पाते हैं। सर अशोक जी आप भुक्कल नवाब जैसे लोगों को ये नहीं समझा पाते हैं कि गाय माता है या गाय बहन है, आप ये समझा ही नहीं पाते हैं। फिर क्या फायदा आपकी समझाई? ये बात अच्छी पूछी। एक मास्टर बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है,
कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। हम तो अच्छा ही समझाते हैं। यानी कि भुक्कल जी का जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जो है भुक्कल जी की, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा आप की तरह उनसे क्लास ले लें, आप कोशिश कीजिएगा उनकी क्लास ले लें। अब मुझे बताइए, गौ माता को बहन की उपाधि दी जाए? वो माँ तक अभी पहुंचे नहीं, बहन तक पहुंचे, अब माँ भी समझने लग जाएंगे थोड़ा बाद। तो आप शुद्धिकरण हो गया, चलिए शुद्धिकरण हो गया ना, चलिए। लेकिन हम भले हम मजाक में लेकर या हंसी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत संजीदा बात है। लेकिन मेरा समझने का साहब, ये दोहरा चरित्र है आपका, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं नेशनल टीवी में बैठ के, ये आपका दोहरा चरित्र है, ये लेकिन आपका दोहरा चरित्र है, ये लेकिन मेरा आपका दोहरा चरित्र है या नहीं? आप लेकिन मेरा कहना ये है, आप मुझे बताइए, बीजेपी का दोहरा चरित्र है या नहीं है? मेरा कहना ये दोहरा चरित्र है या नहीं है? मेरा जवाब दीजिए, दोहरा चरित्र है या नहीं है? दोहरी रणनीति है या नहीं है? ऐसे जनता के लिए, जनता के लिए आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। अशोक जी, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। आप गलत कर रहे हैं। अशोक जी, ठीक है, बीजेपी जल्दी से मैं जाऊंगा इस बात को। नहीं साहब, जवाब ले लेता हूँ जल्दी से, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हमारा कहना यह है, देखो जो स्पष्टता सामने आता है कि हमारे पास आने के बाद किसी भी ऐसे व्यक्ति ने कोई गलत बात नहीं करी है, जो कि समाजवादी पार्टी में रहने के बाद दुनिया भर का अनगल बातें करते थे, बातें लक्ष्मण जी आपकी पार्टी में, हमारी पार्टी में थोड़ी रिश्वत ले रहे थे। अरे कर्नाटक में आपके शिक्षा मंत्री जिस तरीके से अश्लील फिल्म देख रहे थे, वो हमारी पार्टी छोड़ी गए थे। अरे बिहार में इफ्तिखार सर भी कह रहे थे कि हर कमियां हैं, खराबियां हैं और कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन फिल्में बनाते हैं अश्लील, मैं आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में रहकर अमर सिंह ने बहुत अश्लील फिल्में बनवाई। अमर सिंह जी के बयान का सियासी मतलब, तो आज आप उनकी बात को कंडम क्यों नहीं कर रहे हैं? आजम आप क्यों उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कंडम नहीं करेंगे तो कंडम नहीं करेंगे। अशोक जी और नहीं साहब, ठीक है, नहीं कर सकते, कुछ सीधी उनकी भी हो सकती है। हमने जो कहा है साउथ साहब, ये बताओ कि हमने कंडम किया कि नहीं किया। अशोक जी और हमारे हिसाब से करेंगे क्या? नहीं साहब, ठीक है, आ रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी के हिसाब से हम बोलेंगे। राघवेंद्र जी, क्या नमाजवादी पार्टी का सदर होना गुनाह है? अगर अमर सिंह की अल्फाज को समझे तो वो कुछ इसी तरह की बात कर। देखिए, अगर इसको सही मायने में व्याख्या की जाए तो नमाज, आप एक्सेप्ट कीजिए कि क्या आप नमाजवादी पार्टी के सदर हैं? नमाज का मतलब है इबादत, और इबादत चाहे सभी धर्म के लोग करते हैं, हिंदू भी इबादत करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन एक तरफ इशारा करना इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार नमाज जो है ना, नमाज और इबादत में फर्क है। देखिए, नमाज है, नमाज है, इसकी बारी की। अगर उन्होंने इस तरीके का शब्द अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी की तारीफ की, देखिए, अगर वो इस तरीके का शब्द अगर वो करते हैं, हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, हमारे लिए मुस्लिम भी बराबर है, अगर वो फिर भी हमें नमाजवादी का देना चाहते हैं, भगवान विष्णु की भी मंदिर बनाएंगे और मुसलमानों का भी वोट लेंगे। बिल्कुल, हमें स्वीकार है। अगर वो नमाजवादी का भी देते तो हमें स्वीकार है। ठीक है, वो जो भी कहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में अगर हम अमर सिंह को देखते हैं तो अमर सिंह के लिए मायावती के क्या अल्फाज रहे हैं, किस तरीके से बीएसपी को वो निशाने पर लेते रहे हैं, शायद उसको खोलने की और उस परतों को जो है खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आज बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक प्रो एसपी ही बात कर रहे हैं। क्या यह 2019 के तहत सियासी मजबूरी है कि आपको समाजवादी पार्टी के रुख से रुख मिला के चलना है और अमर सिंह को ही कटघरे में खड़ा करना है? क्या अमर सिंह ने जो बातें कही हैं, चाहे आजम खान साहब के बारे में, चाहे वो मुलायम सिंह साहब के बारे में, चाहे वो अखिलेश यादव के बारे में, अल्फाज को छोड़ दीजिए, जो वो इशारा कर रहे हैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? देखिए सऊद भाई, मैं एक चीज बताता हूं, अगर वो व्यक्तिगत किसी पे भी टिप्पणी करते हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो नमाज का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो बहुत अफसोसजनक है। नमाज को जो उन्होंने बीच में डाला, उन्हें नमाज के बारे में या तो पता नहीं है, और अजय भी इफ्तिखार भाई वो बिल्कुल नहीं पता, वो उसमें जाके तो बात ही नहीं रहेगी। लेकिन हमें सबसे ज्यादा अगर आपत्ति कहीं पे आ रही है, हमें देखिए व्यक्तिगत आप वो हमें कुछ भी कह दें, आजम खान को कह रहे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्लाम को बीच में जो लेके आए, नमाज को बीच में लेके आए, मुलायम सिंह को धृतराष्ट्र बता रहे हैं, अखिलेश यादव को जो बात कर रहे हैं उससे आप पहले योगी आदित्यनाथ इत्तेफाक रखते हैं, योगी उससे आप जो है इत्तेफाक नहीं रखते, आप ये बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सऊद भाई, एक बात सुनिए, अभी उन्होंने एक बयान दिया, अभी आपने भी सुना होगा कि अगर रामपुर में बकरीद ना मनाई गई हो और मैं अभी लखनऊ जाके रामपुर जाऊंगा, अगर उनमें दम है
तो मुझे काट लें, इसका मतलब वो बलि का बकरा बन रहे हैं किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से। वो अपने आप को बकरा बना रहे हैं। आप उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। अच्छा, किया है या नहीं किया? आप बताइए। कहा उन्होंने नहीं कहा। आप मुझे बताइए, तो ये जो भाषा वो खुद नहीं बोल रहे, उनसे बुलवाई जा रही है, वो बीजेपी की ही तरफ से उन वर्डों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है। और वो अशोक जी, मैं इस पर जरूर आपसे रिप्लाई लूंगा। आपके जाने से पहले मैं जरूर इसका रिप्लाई लूंगा। हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं और ये जनता जान रही है, ये जनता जान रही है कौन बुला रहा है। वो समाजवादी पार्टी के वो जो भी कुछ करे, आपस में लड़े मरे, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या आप यहां पर इस वक्त जी सलाम पर कहेंगे कि आगे भी वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में रहेंगे, बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं इन फ्यूचर? जी देखिए साहब, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। समाजवादी पार्टी ने जो बोया है वही काटना। ठीक है, तो आप भले ही शुद्धिकरण करवा लेते हो, लेकिन अमर सिंह के लिए आतंकवादी के रास्ते बंद है। नरेश अग्रवाल को बोया था, काट लेना। अमर सिंह के लिए बीजेपी के रास्ते बंद है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अशोक जी, अहम सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूं। बीजेपी की तरफ से अमर सिंह के लिए दरवाजे बंद है इन फ्यूचर? 2019 से पहले तो कम से कम नहीं आएंगे बीजेपी में? नहीं, ऐसी कोई भी भविष्यवाणी जो है ठाकुर साहब नहीं कर सकते। नहीं, मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि कम से कम क्लियर तो करें। हमारे से तो अभी कोई संबंध ही नहीं है उनका साहब, ये तो इनका अभी नहीं है। मैं अभी की बात कर भी नहीं रहा। 2019 से पहले और जनता काला धन लाएंगे, ये तो मई 2019 से पहले भी नहीं रहेगा। अशोक जी नहीं रहेगा क्या? बोलना अशोक जी करने में नहीं रहेगा। दोहरी रणनीति। आप ये बोलते दरवाजे बंद है आपके। हम तो अमर सिंह जैसे लोगों के लिए, अमर सिंह जी के लिए मैं कह रहा हूं साहब, जो समाजवादी पार्टी का झगड़ा है उससे हमारा कोई लेना नहीं। ठीक है, वो अलग बात। मैं पर्टिकुलर एक शख्स की बात कर रहा हूं, झगड़ा है ही नहीं। सिंगल पर्सन की बात है, आपस में एक दूसरे को गाली दें। मैं पर्टिकुलर सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। अमर सिंह के लिए रास्ता बंद है। बचाओ, इन्होंने हमारी बहू बेटी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए अमर सिंह के लिए और वो इनके बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है दरवाजे के अमर सिंह के लिए बंद है। अशोक जी, और सुन लीजिए, और अमर सिंह क्योंकि इनके साथ पूरा जीवन रहे हैं, उनको इनके बारे में सब कुछ पता है और वो बता रहे हैं। जवाब दे दीजिए। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दे दिए। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो क्या बीजेपी के लिए, बीजेपी के दरवाजे अमर सिंह के इन फ्यूचर भी क्लोज्ड हैं? देखिए साहब, दरवाजे खुलने और बंद होने का सवाल तो पैदा होता है जब ठीक है, मैं अब हट रहा हूं, आप सबके पास आऊंगा। नमाज का जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है। नमाज और इबादत के बीच का फर्क भी यहाँ पर बात हो रही थी। मैं चाह रहा था कि आप उस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, उसको पूरा कंप्लीट करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे नईम मियां ने कहा कि शायद वो नमाज को समझते नहीं है, नमाज को जानते नहीं है। नहीं मियां ऐसा नहीं है, वो नमाज को अच्छी तरह समझते हैं और क्योंकि वो अच्छी तरह नमाज को समझते हैं लिहाजा उन्होंने नमाज की इस्तिलाह का दानिस्ता तौर पे डेलिब्रेटली उन्होंने इस्तेमाल किया है। और वो समाजवादी को नमाजवादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि तमाम सेकुलर सियासी पार्टियों के दरवाजे उन पर लगभग बंद हो चुके हैं। वो कोई दूसरा दरीचा खोलना चाहते हैं और उनको शायद ये उम्मीद हो कि वो नमाजवादी कहकर, बदकिस्मती उनकी ये है कि उन्होंने जिधर वो जाना चाहते हैं शायद वो वहां भी कबूल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो इस्तिलाह का इस्तेमाल किया है ये इस्तिलाह भारतीय जनता पार्टी को भी कबूल नहीं होगी, जहां तक मैं समझता हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने नमाज का वहां भी एहतराम होता है, अगर वो इसको अब इनको कोई जमीन देते हैं तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जमीन देंगे। मोदी जी खुद अपना भाषण वो देते हैं सुन के। नहीं, और नहीं, मोदी जी रुक जाते हैं। आपकी बात जो प्रोग्राम, मन की बात जो प्रोग्राम आता है उसमें अजान के वक्त बाकायदा मोदी जी ने अपनी तकरीर को रोका है और ऐसी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात का जिक्र उन्होंने किया था इससे पहले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई बात, देखिए, हमें जब हम बीजेपी को समझते हैं हम नरेंद्र मोदी जी से समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि इस्लाम के हवाले से कोई बात हो या मुसलमानों के मजहबी जज्बात जो है, मजहबी जज्बात जो नहीं, देखिए, कब्रिस्तान शमशान जो है वो मिसाल की बात नहीं, देखिए वो मिसाल की बात। सर, जो जगह मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नमाज को समझता है, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए,
नहीं, पहले मेरी बात देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं देखिए, जहां तक उनका कब्रिस्तान और शमशान कहने का ताल्लुक है, ये समाजी इस्तिलाह हुई, ये सियासी इस्तिलाह हुई, लेकिन ये जो बात नमाज की हो रही है, ये तो दीनी इस्तिलाह की बात हो रही है। या दीन को बीच में लाया जा रहा है, या मजहब को बीच में लाया जा रहा है, या मजहब की एक इस्तिलाह का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और समाजवादी पार्टी को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये मुस्लिम पार्टी है, ये मुस्लिम पार्टी, ये बताने की कोशिश है। नमाज से क्या और इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज के अंदर भी फिर वही हिंदू और मुस्लिम के बीच की बात को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी अगर क्या ऐसा है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं जाते जाते अपनी बात समाप्त कर, मैं जी ठीक है अशोक जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, आप राजनीति जो भी करिए, जैसे भी करिए, हमारा मानना ये है कि सभी धर्मों का हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों को धार्मिक जो उनके जैसे भी क्रियाकलाप हैं उसको करने के बारे में पूरी छूट है और वो अच्छी तरह से करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी अगर कभी किसी लेवल पर विरोध भी है तो हमारा ये है कि जो एंटी नेशनल्स हैं, जो देश के खिलाफ जो बात करते हैं, उसके तो हम विरोध में हैं। सर वो भी है, बीजेपी नहीं है और यहाँ पर सर कुछ लोग बड़ी चालाकी से जो है उन देश विरोधियों को मुसलमानों के साथ खड़ा करके जानबूझकर जो है उसको उलझाने के प्रयास करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो जो धर्म के आधार पर और समाज को बांटकर राजनीति करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी ये शब्द भी लाइए ना, आप आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, किसी के घर के झगड़े में हम ना तो पढ़ना चाहते हैं ना हमारा उससे कोई संबंध है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सियासी पार्टियां जो इस तरह से मोरालिटी की और आइडियोलॉजी की बात करती है, आइडियलिज्म की बात करती हैं, असल में वो उस पर कायम रहती है, लेकिन असल तस्वीर जो है वो क्या है हमको बताया नहीं है। हाँ, लेकिन अमलेंदु जी जिस तरह की बात कर रही हैं, ख्वाजा सर ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी बताने की कोशिश है अगर अमर सिंह की तरफ, तो क्या जो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का बयान आया कि अगर वो 2019 में जीतते हैं या फिर उनको जो है अक्सरियत मिलती है या फिर उनको जो है अच्छे वोट्स मिलते हैं तो वो भगवान विष्णु का नगर बसाएंगे, उसी का क्या रिएक्शन है? क्या उसी को कंडेम करने के लिए भले ही टूल की तरह इस्तेमाल हुए, लेकिन क्या उसी की वजह से है ये? देखिए, मुझे लगता है कि अमर सिंह जो है वो शायद जिंदगी में पहली गलती कर गए हैं। वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे अखिलेश यादव को, मगर नादानी में फायदा पहुंचा गए। असल में अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी उन्होंने घोषणा की कि हम विष्णु का मंदिर बनाएंगे, तो वो घोषणा सिर्फ यही थी कि वो धीरे से शिफ्ट होना चाहते थे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। कांग्रेस भी वही कर रही है, हाँ, उस तरफ शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन और उसका जो था वो नुकसान जो था वो थोड़ा सा उनको इधर होने लगा था, जो उनका अल्पसंख्यक वोट है, खासतौर से मुस्लिम वोट है, उसकी तरफ उनको नुकसान उसका होता। लेकिन अब अमर सिंह ने जिस तरीके से आगे बढ़ के जिस तरीके से हमला किया है, उससे उन्होंने जो उनका खिसकता हुआ वोट था उसको फिर स्थिर कर दिया अखिलेश की। अमर सिंह ने हमला किया या अमर सिंह से हमला करवाया गया? उनके इस बयान के रिप्लाई में करवाया गया, उनसे हमला करवाया गया। और अमर सिंह इसी तरीके से इस्तेमाल होंगे, अभी और भी आगे भी इस्तेमाल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सोचती ये है कि वो अपनी जो कैडर है उसको सीधे फ्रंट पे अब ना रखे। देखिए, एक तब आज ही मोदी जी कह रहे हैं कि कल ही कहा उन्होंने कि मुस्लिम बहनों को हम जो है उनका हक दिला के रहेंगे, है ना। तो वो जो तोड़फोड़ की जो पॉलिटिक्स है, तो उसमें डिवीजन भी करना है, तो ये भी दिखाना है कि हम तो मुस्लिम बहनों के साथ हैं, और मुस्लिम भाइयों मुस्लिम बहनों पर अमर सिंह जी से हमला करवाया जाएगा, योगी जी से करवाया जाएगा, लेकिन मोदी जी जो है उधर साथ में खड़े रहेंगे। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स है। और कुल मिलाकर के जो अखिलेश यादव जो बैकफुट पे जा रहे थे थोड़ा, और ये लग रहा था कि शायद बीएसपी का गठबंधन जो है कांग्रेस से हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी शायद कुछ पीछे पड़ रही थी, उसमें कुछ कमजोर पड़ रही थी। तो मुझे लगता है कि जाने अनजाने उधर टूल बनने की उसमें ठीक है, उल्टा मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से 73 सीटें बीजेपी और बीजेपी के जो एलाइज है उनको मिलाकर हैं। ठीक है।
और अब ये उत्तर प्रदेश की जो सूरत हाल है वो ये है कि कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी और आरएलडी, ये 4 जमातें लगभग इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। और ये इतना बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए बनने जा रहा है कि वो 73 से कहीं बात 23 पे ना चली जाए, और जहां से बीजेपी को सेंटर में पावर मिली है, जो सेंटर में जो पावर मिली है, वो यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज बनकर जो है उत्तर प्रदेश से उभरा है। और ऐसी सूरत हाल में 2 काम बीजेपी के लिए करने जो हैं वो जरूरी हो गए, और वो वही काम उसी रास्ते पे चल रही है। एक तो ये कि मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम वोट बैंक के अंदर मर्द और औरत को तकसीम करके और एक वोट बैंक अलग से पैदा किया जाए और सेकुलर वोट को डिवाइड 50% अपनी तरफ अब वो 50 हो या 10 हो या 20 तो वक्त बताएगा। एक तो बात ये हो रही है, और दूसरी बात ये कि जो हिंदू वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने का और कोई रास्ता तो है नहीं सिवाय पोलराइजेशन के। तो अमर सिंह ने जो ये बात कही है कि ये नमाजवादी पार्टी है, इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी जो है हिंदूवादी पार्टी होगी तो हिंदू जो है उस तरफ को जाए। तो ये घुमा फिरा के बाद जो है वो हिंदू और मुसलमान। लेकिन राघवेंद्र जी, ये कोशिश है, अगर जैसा कि अभी अमलेंदु जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर उनको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाकर के नुकसान हो रहा था तो अब इससे फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या ये मजबूरी हो गई है? आप एक साथ अलाइंस करके आगे बढ़ने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अलग अलग भी अपने वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लियर तो हो कम से कम कि आप और नईम साहब जो हैं, या आप दोनों की जो पार्टियां हैं वो साथ हैं, कांग्रेस भी इसमें है, आरएलडी भी इसमें है। ये एक पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है अभी नहीं, पिक्चर क्लियर है। इसीलिए तो बीजेपी के अंदर ये घबराहट जो पैदा हुई है इसी कारण से है। उन्हें पता है कि जब ये मिल गए हैं और जब इनकी अभी पूरी तरीके से इनमें समझौता नहीं हुआ था, ऐसी सरसरी तौर पे कह दिए गए, तब इनकी ये हालत हो गई। जहां लाखों वोटों से ये जीते थे वो सारी सीटें हार गए, और मेन लोग जहां मुख्यमंत्री जीते, उप मुख्यमंत्री जी, कैराना की सीट थी, मुख्य सीटें थी, वो सारी ये हार गए। और यही पिक्चर होने वाली, क्योंकि जो भी दिल्ली का सिंहासन है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर जाता है। ठीक है, तो कम से कम चलिए, ठीक है, आप यहां बोल रहे हैं, हम यहां कह रहे हैं अभी जो उसकी शक्ल तो बता दीजिए कि आप लोग सीट्स कैसे डिवाइड करेंगे, सेकंड नंबर पे जहां जहां रहे आप लोग उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? कितने साथ हैं, या फिर एक आदमी एक ही पार्टी उतरेगी और सभी उसके पीछे खड़े रहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से फार्मूला तय होगा। फार्मूला में ये होगा जहां जिसका प्रदर्शन जैसा रहा उस आधार पर फार्मूला भी तय होगा। आपने देखा होगा अखिलेश जी ने इतने गंभीर है, उन्होंने कह दिया हमें 1-2 सीटें अगर कम भी मिलेंगी लेकिन समझौता होगा। जो बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे थे, उन्होंने कहा समझौता जरूर होगा, चाहे 1-2 सीटों से हमें समझौता करना। मायावती जी अगर नाराज होती तो वो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कोई नाराजगी नहीं करना, क्योंकि हमारा मुख्य जो मकसद है कि जो इस तरीके से 4.5 वर्ष में जो मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से पूरी सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरीके से सामाजिक ताना-बाना को बिगाड़ा गया है, इस तस्वीर को बयां करेंगे। सर अभी एक अमलेंद्र जी से ने बात अभी की थी कि अखिलेश जी ने जो विष्णु मंदिर बनाने की बात की थी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सेकुलर सरकार, सेकुलर का मतलब सेकुलर पार्टी जो है वो सभी धर्मों को लेकर चलती है। मुस्लिम को भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि इससे पहले भी वृंदावन मथुरा में जो हमने काम हमारी सरकार में हुआ था वो इनकी सरकार में नहीं हुआ। कि ये केवल कहते हैं, सांकेतिक रूप से बात करते हैं, लेकिन करते नहीं है। हम लोगों ने वहां यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, टेक्निकल बात है वो। देखिए, सेकुलर स्टेट में कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी मजहबी इबादत गाह को बनाने की बात करे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये हमारे सेकुलर ढांचे के। और सुप्रीम कोर्ट बार बार तनकीद करती है इसको लेकर के, लेकिन कोई सियासी पार्टी इसको नहीं समझ रही। नहीं साहब, मैं उस ग्रैंड अलायंस को थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, उसकी पिक्चर आप किस तरह से बयां करेंगे? सारी फॉर्मूले जो क्या क्लियर हो चुके, क्योंकि वक्त है नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए सऊद भाई, सारे फार्मूले रेडी हैं, तैयार हो गए, और इसी फार्मूले की वजह से ही तो बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। वो यही तो सोच रहे हैं किसी तरीके से इस खेमे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज बीज बो दिए जाए कि अलग हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने देश हित में काम नहीं किया। बीजेपी ने जो वादे किए हैं उनको आप देख लीजिए, सारे वादे जो हैं आज तक एक भी पूरा नहीं कर पाए। कहाँ 21 एम्स बनाने की बात करते थे, एक भी नहीं कर पाए हैं। ना राम मंदिर, ना गंगा की सफाई, कुछ भी नहीं कर पाए। अब इन्हें घबराहट है, 5 सालों में बातें हुई हैं, 3 उपचुनाव नहीं हुए, सिर्फ 3 चुनाव की घबराहट है। कि इन जब 3 चुनाव में हमारा ऐसे ही जगह सफाया हो गया तो कहीं उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ही सफाया ना हो जाए, और ये होगा डेफिनेटली, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। पोलराइजेशन, देखिए कितना मुस्कुराहट, ये केवल इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए ये घबराहट में। 9 साल से पूछा नहीं जा रहा। मैं फाइनल कमेंट ख्वाजा साहब से ले रहा हूं, वो इस पर रिप्लाई भी करना चाह रहा हूं। सर, फाइनल कमेंट आपका बस मुख्तसर में, कि इसको कितना सही माना जाए? क्या हिंदू मुसलमान को अलग करने वाली पॉलिटिक्स से बाज आने की जरूरत है?
यकीनन जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा देशद्रोह यही होगा कि आप इस मुल्क की दो बड़ी कुव्वतों को एक दूसरे के साथ बांट दें। ठीक है, और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूंगा आपके चैनल से कि बहुत थोड़े फायदे के लिए मुल्क को बड़े नुकसान की तरफ न लेकर जाए। इसी पैगाम के साथ आज की डिबेट में बस इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि हम एक साथ मिल करके रहें, एक साथ जुड़ करके रहें, और जो फिरका वाराना बातें करते हैं या फिर जो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ देर का फायदा चाहते हैं। लेकिन असल खूबसूरती तो हिंदुस्तान की इसी में है कि हम सब एक ही साथ मिल करके प्यार मोहब्बत से यहां पर रहते रहें। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।